प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण के माध्यम से इस समय हम लोग विकारी शब्दों को सीख रहे हैं। विकारी शब्द में हमने सीखा कि विकारी के 4 भेद थे, जिसमें से पहला जो था संज्ञा, उसको हम लोग सीख लिए हैं, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो दूसरे नंबर का विकारी शब्द है सर्वनाम, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम कहेंगे किसे? सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा उसे कहेंगे सर्वनाम। जैसे यह, वह, तुम, हम, वे आदि जो शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को कहा जाएगा सर्वनाम। यह, वह, तुम, हम, वे आदि जो शब्द आ रहे हैं, इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाएगा? सर्वनाम। तो सर्वनाम में ये कैसे प्रयोग होंगे? चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं, एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। राम किताब पढ़ रहा है। राम किताब पढ़ रहा है। इसमें जो राम शब्द आया है यह तो संज्ञा है। राम किताब पढ़ रहा है, राम तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अब दोबारा अगर हम राम को बोलें कि राम हिंदी की किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ने के बाद खेल रहा है, राम किताब खेलने के बाद खाना खा रहा है, तो बार बार जो राम की पुनरावृत्ति होगी वह साहित्य के जो सौंदर्य है उसको खराब कर देगा। इसलिए एक बार राम के प्रयोग करने के बाद दोबारा हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। वह अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है। वह अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है। अब जो यह वह शब्द आया है, यह किसकी ओर इशारा कर रहा है? किसको बता रहा है? वह कौन होगा? वह राम होगा। कौन होगा? राम होगा। इसलिए राम के स्थान पर, राम के बदले कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। चलिए दूसरा हम देखते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेलेंगे? क्यों खेलेंगे? अरे भाई 4 घंटे उन्होंने पढ़ा, लंच किया, खाना खाया, अब थोड़ा सा तो खेलेंगे, क्योंकि खेलने से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है, खेल भी जरूरी है। तो थोड़ी देर खेलेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। अब बच्चे की जगह कुछ दूसरा शब्द इसमें से रख के देखते हैं। बच्चे प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए इसको लाएंगे। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जो वे शब्द आया है, ये किसके स्थान पर आया है? बच्चे की स्थान पर आया है। किसके स्थान पर? बच्चे की स्थान पर। इसलिए वे शब्द जो हो गया, यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसी तरह से
वह, तुम, हम। जैसे हम विद्यालय में पढ़ाते हैं तो हम किसके स्थान पर आए? मेरे नाम के स्थान पर आए। किसके स्थान पर? मेरे नाम के स्थान पर। तो हम भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सर्वनाम की परिभाषा समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद, दोनों एक ही चीज है। सर्वनाम के भेद कहिए या सर्वनाम के प्रकार कहिए। हमने संज्ञा देखा था, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के सब मिला के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए। इसके बाद क्रमशः एक एक करके उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष के स्थान पर आते हैं, या पुरुष के स्थान पर आते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष के स्थान पर आते हैं उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये नहीं कि उसमें केवल पुरुष होंगे, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होगी, बच्चे और बूढ़े भी शामिल होंगे, बालक और बालिकाएं भी शामिल होंगी, जवान भी शामिल होंगे, सभी लोग होंगे। तो हम लोग संस्कृत और अंग्रेजी में थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि संस्कृत में क्या होता है, व्यक्ति होता है, और अंग्रेजी में पर्सन होता है। तो पहला जो होता है फर्स्ट पर्सन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है, बोलने वाला आता है। जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी, मुझे, ये सब 4-5 जो शब्द हैं ये किसके उदाहरण हैं, फर्स्ट पर्सन के, उत्तम पुरुष के। किसके, उत्तम पुरुष के। जो उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि जो बात को कह रहा है, या अगर लेखक है तो जो बात को लिख रहा है वह होगा उत्तम पुरुष। और दूसरे नंबर पे जो सुन रहा है उसे बोलेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, तुम, आप, तुम्हारा और तुम्हारी। ये सब जो शब्द हैं ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, मध्यम पुरुष के। मैं और तुम, इसके बाद सारी दुनिया में जितने लोग बचते हैं वह अन्य पुरुष हो जाते हैं।
और अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, उनके, उनकी आदि। इसमें कुछ और शब्द भी आते हैं। इतना शब्द भी आपको याद रहेगा तो आप पहचान जाएंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं है। चलिए उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक उदाहरण है, मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। तो यह जो मैं शब्द आया है, मैं, यह किसके स्थान पर आया है? मेरे नाम के स्थान पर आया है, मेरे नाम के स्थान पर आया है, मेरे नाम के बदले आया है, इसलिए यह सर्वनाम होगा। और किस प्रकार का सर्वनाम होगा? यह किसी स्त्री या पुरुष को दर्शा रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए एक और उदाहरण मैं लेता हूं। तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। यह जो तुम शब्द आया है किसके लिए आया है? आपके नाम के लिए आया है, तुम्हारे नाम के लिए आया है, इसलिए यह क्या होगा? सर्वनाम होगा। और किस प्रकार का सर्वनाम होगा? या तो आप स्त्री हैं या तो पुरुष हैं, या तो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। स्त्री और पुरुष के लिए आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इतने शब्द यदि आते हैं सर्वनाम में तो इसे हम लोग पहचानेंगे कि क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसे याद करना पड़ेगा। चलिए नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि जो शब्द हैं, आदि जो शब्द हैं, यह किसके उदाहरण होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी न किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। जैसे वाक्य में देखिए, यह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारी कलम है। तो जो यह शब्द आया है यह किसको दिखा रहा है? कलम को दिखा रहा है कि यह जो कलम है यह तुम्हारी है और यह निश्चित है कि तुम्हारी है, किसी और की नहीं हो सकती, यह निश्चित ही तुम्हारी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और देखते हैं, वह राहुल का स्कूल है, वह राहुल का स्कूल है, वह राहुल का स्कूल है। यह निश्चय कह रहा है कि वो जो स्कूल दिख रहा है वह किसका है? राहुल का है, वह राहुल का है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए, जिससे यह पता चले कि निश्चित है, उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि निश्चित नहीं हो पा रहा है तो
दूसरा हो सकता है लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट फिर लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, इसकी परिभाषा होगी वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते, निश्चित बोध नहीं कराते, उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते, उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई कुछ कम थोड़ा ज्यादा अधिक पर्याप्त, कोई एक, प्रत्येक आदि शब्द जो हैं वह अनिश्चयवाचक के सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं कोई, कुछ, कम, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त, कोई एक, प्रत्येक आदि जो शब्द हैं ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। यदि इस प्रकार के कोई शब्द आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उदाहरण में, वाक्य के प्रयोग में। जैसे कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। इसमें जो कुछ शब्द आया है यह दिखा रहा है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो पता नहीं है, 5 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, कि कितने पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने पढ़ रहे हैं वो कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, गिलास में थोड़ा पानी है। गिलास में कितना पानी है, थोड़ा पानी है, इतना है कुछ पता नहीं है। यह बता रहा है कि पानी है लेकिन कितना है वह निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, थोड़ा शब्द क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह परीक्षाओं में भी आपके सामने प्रश्न आएंगे, एक जगह अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा यह किस प्रकार का सर्वनाम है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। हमें यहाँ से पहचानना होगा कि थोड़ा आ गया तो हम इसे पहचान लेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु
के संबंध का बोध हो, किसी वस्तु के संबंध का बोध हो। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु के संबंध का बोध हो उसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, जो सो, जैसी वैसी, जिसकी उसकी आदि शब्द जो हैं यह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो सो, जैसी वैसी, जिसकी उसकी। यदि ये शब्द आते हैं तो हम लोग इसे बताएंगे कि सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह एक वाक्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें लाठी और भैंस का संबंध बताया जा रहा है। लाठी और भैंस का संबंध बताया जा रहा है कि जिसकी लाठी होगी, लाठी का मतलब ताकत से है, जिसके पास ताकत होगी वही भैंस को ले जाएगा। तो भैंस और लाठी का संबंध आया है, इसलिए यह किस प्रकार का सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें से जो हमने उदाहरण देखा, जिसकी और उसकी, यहाँ पर मिल भी रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा एक देखते हैं। जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। यहाँ पर फसल बोने की बात हो रही है, किसान लोगों की बात हो रही है कि जो फसल को बोएगा वही काटेगा। फसल के काटने और बोने का संबंध दिखाया जा रहा है, फसल को काटने और बोने का संबंध दिखाया जा रहा है। और यहाँ से जो और सो शब्द भी हमें मिल रहे हैं, अतः हम लोग इसको क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो नहीं, जिनसे, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछना जरूरी है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसको आदि शब्द जो हैं, ये आदि शब्द जो हैं, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 उदाहरण लेते हैं। कौन दरवाजे पर खड़ा है? सॉरी, दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है?
दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ पर जो कौन शब्द आया है, कौन, यह किसी न किसी व्यक्ति के बारे में इशारा कर रहा है। अगर वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आ जाए तो यह हो जाएगा एक संज्ञा कि दरवाजे पर मोहन खड़ा है, दरवाजे पर गीता खड़ी है, दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ, दरवाजे पर आप खड़े हैं। तो इस तरह से यदि पता चल जाए तो वह हो जाएगा एक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछने वाले को अभी तक देखा नहीं है, इसलिए यह कौन शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा देखते हैं, मोहन कहाँ जा रहा है। मोहन कहाँ जा रहा है। मोहन नाम का कोई लड़का है जो कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वही तो प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन यह कहाँ शब्द जो आया है, यह कहाँ शब्द किसी न किसी स्थान के बारे में आया है। यदि वह बता दे कि मैं निगोह जा रहा हूँ, मैं जौनपुर जा रहा हूँ, तो वह संज्ञा हो जाएगा और उसी संज्ञा के स्थान पर यह आया है, इसलिए यह सर्वनाम हो जाएगा। और किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसी शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या परीक्षाओं में आएगा, इस तरह से अंडरलाइन करेगा, आप पहचान लेंगे कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा या यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक होगा। जो भी होगा आपको पहचानने में बहुत कुछ मदद मिलेगी यहाँ से। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, वे, इसकी परिभाषा होगी, वे सर्वनाम शब्द जिनसे अपनापन का बोध हो, जिनसे अपनापन का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द जिनसे अपनापन का बोध हो, उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने, अपने आप, अपने आप, निज, खुद, स्वयं आदि शब्द जो हैं यह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आप, अपने, अपने आप, निज, खुद या स्वयं, यह सब क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यदि निजवाचक सर्वनाम का वाक्य होगा तो उसमें ये शब्द, इनमें से कोई एक शब्द जरूर देखने को मिलेगा। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोहन अपने मामा के घर जा रहा है। मोहन अपने मामा के घर जा रहा है। मोहन कहाँ जा रहा है, मामा के घर जा रहा है। किसके मामा, अपने मामा। अपनापन का यहाँ पर बोध हो रहा है, अपनापन की ज्ञानता हमें मिल रही है कि इसमें क्या पता चल रहा है, अपनापन। मोहन अपने मामा के घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अपने मामा के घर। इसलिए यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे तुम अपना काम स्वयं करते हो। तुम अपना काम स्वयं करते हो। तुम अपना काम स्वयं करते हो। काम का और अपने का एक संबंध हो रहा है कि जो तुम्हारा काम है उसे कौन कर रहा है, तुम ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें अपनापन दिखाई दे रहा है। और जो इसमें आप आया है, अपना आया है, अपने या अपना एक ही चीज है। अपना एक वचन के लिए, अपने बहुवचन के लिए हो जाएगा। तो जो अपना है यह क्या दिखा रहा है
कि यह जो वाक्य है इसमें जो अपना शब्द आया है यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इस तरह से सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे अपनापन का बोध हो, जिनसे अपनापन का बोध हो। जैसे हमने देखा कि तुम अपना काम स्वयं करते हो, यहाँ पर एक इंडिकेट और था जहां पर मैंने आप लोगों को इशारा नहीं किया, यहाँ पर स्वयं भी आ रहा है, यहाँ पर स्वयं भी आ रहा है। इसलिए ये दोनों मिलकर कौन सा सर्वनाम बनाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा बनाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो आप लोग इन सारी चीजों को नोटबुक पे जरूर लिखते चलिए। इसे मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं जान रहा हूं, मुझे पता है कि ये चीजें आपकी समझ में आ रही है, लेकिन जब नया टॉपिक शुरू होगा उसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा, वो सारी चीजें समझने लगेंगे, आप समझ में आने लगेगी, तो ये चीजें धीरे धीरे भूलने लगेंगी। माइंड हमारा काम ही यही है भुलाना, वो भुला ही देगा। हमें उसे याद रखना है तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार उसे अभ्यास करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। और देखेंगे कब, कैसे, जब उसको लिख के रखेंगे। जब हमारे पास लिखा नहीं होगा तो कैसे उसे हम रिवाइज करेंगे। और एक बार जो चीज़ हमारी समझ में आई है उसी चीज़ को अगर हम दोबारा उसी रूप में समझें तो हमारे लिए और आसानी होगी। और समझाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका तौर तरीका कुछ बदला होगा, तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ डाउट बनाए। मैं नहीं कहता कि वो गलत बताएंगे, वो भी सही बताएंगे, लेकिन तौर तरीका जो बदलेगा उसमें आपके दिमाग के लिए कुछ डाउटफुल बन सकता है। उस डाउट से बचने के लिए आप लोग इसको लिखते रहिए और बीच बीच में इसका रिवाइज करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।